चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। श्रद्धालुओं के दर्शन से टूटा रिकॉर्ड। अब तक 19 लाख का आंकड़ा हुआ पार। नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी पहुंचे नैनीताल। नोडल अधिकारी ने की बैठक। अमृत सरोवर परियोजना पर हुई चर्चा। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे नैनीताल। महिलाओं की तरफ से बनाए गए प्रदर्शनी का राज्यपाल ने किया अवलोकन। गुरमीत सिंह बोले, आत्मनिर्भरता की मिसाल है महिलाएं। सीएम धामी ने अपने सरकार के मंत्रियों के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म। सीएम धामी ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की तारीफ। और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में बैठक। धर्मांतरण, पत्थरबाजी समेत कई विषयों पर हुआ विचार विमर्श। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिंदुओं की आस्था का पवित्र स्थान चारधाम में इस साल सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहां पहुंच रहे हैं। और जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस साल 19,76,000 लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और बद्रीनाथ में अब तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 6,45,000 और साथ ही केदारनाथ में 6,41,000 श्रद्धालु जो है वो पहुंचने का रिकॉर्ड है। और चार धाम के लिए हिंदुओं की भक्ति भाव जो है वो अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये भक्ति का भाव ऐसा है कि भक्त अपनी सभी परेशानियों को भूलकर चार धाम के दर्शन करने के लिए अब उत्तराखंड जा रहे हैं और भक्ति के रंग में सरोबोर हो रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना और साथ ही जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी ने नैनीताल क्लब में अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के दौरान जनपद नैनीताल में जल शक्ति अभियान और साथ ही अमृत सरोवर परियोजना के तहत किए गए कार्यों और साथ ही जनपद के विभिन्न जल स्रोतों, नदियां, तालाबों और साथ ही नालों के विस्तृत रूप से जानकारी संयुक्त सचिव श्री जोशी जी ने ली। और साथ ही संयुक्त सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने इस साल प्रत्येक जनपद को अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य दिए हैं, जिसके तहत मैंने कई जनपदों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि वर्षा के जल को स्टोर करने और साथ ही तालाबों को विकसित करने के लिए विभाग विशेष प्लानिंग भी करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन विभाग की तारीफ से अभी तक कार्य जो है की तरफ से अब तक कार्य योजना तैयार नहीं की गई है, वे तत्काल अपनी कार्य योजना जो है बनाकर सुनिश्चित कर ले। और जनपद नैनीताल में अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान के तहत 88 स्थान चिन्हित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान जो है ये 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया था और 2021 से इसको भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह इसको लागू किया गया है। इस अभियान का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम जो रेन होती है उसको हम रेन वाटर को अपना कंजर्व करें, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके ये है। और इस तरह की सुविधाएं बनाएं, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा संचय कर सकें। इस वर्ष इसमें भारत सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना को भी शुरू किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डिटेल गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई हैं और करीब 1 साल का टारगेट दिया गया है, जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर, मिनिमम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मैंने पिछले 2 दिन में यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पर वार्ता भी की है यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स के साथ,
और कुछ साइट्स का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर काम शुरू हो गया है अमृत सरोवर का। करीब 88 लोकेशन को 88 लोकेशंस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे, और जिसमें कुछ साइट्स पे कार्य शुरू भी हो गया है। और उम्मीद है कि हमें 30% का जो टारगेट दिया गया है इस साल का 15 अगस्त तक का, वो शायद। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन परिसर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की तरफ से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में नैनीताल की महिलाओं ने अपने अपने उत्पाद भी प्रदर्शित किए। तो वहीं महिला समूह की तरफ से बनाए गए इन उत्पादों का अवलोकन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं आर्थिक क्रांति लाने में पूरी तरह से सक्षम है। राज्यपाल ने आगे कहा कि रिवर्स पलायन में स्वयं सहायता समूह की मुख्य भूमिका होगी, और साथ ही राज्यपाल ने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि स्वयं सहायता समूह को अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अन्य महिलाओं को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि ये सभी उत्पाद नैनीताल में आने वाले प्रत्येक पर्यटक खरीदने, इस लक्ष्य पर काम जो है वो किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्पादों में वैल्यू एडिशन के साथ साथ उत्पादों की पैकेजिंग और साथ ही ब्रांडिंग पर भी फोकस करने का सुझाव दिया है। इस दौरान राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी किया और साथ ही समूह संचालन के दौरान आ रही समस्याओं को भी उन्होंने सुना और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। अपर परियोजना निर्देशक शिल्पी पंत ने जनपद में स्थापित स्वयं सहायता समूह और साथ ही ग्राम्य विकास की अन्य योजनाओं की जानकारी राज्यपाल को दी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखने राजपुर रोड स्थित मल्टीप्लेक्स पहुंचे। आपको बताएं कि तयशुदा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री धामी मंत्रियों, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ राजपुर रोड स्थित मल्टीप्लेक्स में पहुंचे थे, जहां उन्होंने फिल्म देखने के बाद इस फिल्म की काफी तारीफ भी की है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान वीर शिरोमणि थे। उनकी वीरता और शौर्य के बारे में आज की और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। सीएम धामी ने आगे कहा कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। आपको बताएं कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म राज्य में प्रदर्शित होने से पहले ही राज्य की धामी सरकार ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया था और मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा समेत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल और प्रदेश के मीडिया मनवीर सिंह चौहान और साथ ही कई पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के पहले दिन कुंटुब प्रबोधन विषय पर चर्चा की गई है और बैठक में मौजूदा साधु संतों और साथ ही विहिप के नेताओं ने धर्मांतरण, पत्थरबाजी, ज्ञानवापी, मठ मंदिरों की सुरक्षा और साथ ही समान नागरिकता संहिता समेत कई विषयों पर विचार भी रखे हैं। तो वहीं रविवार को बैठक के दूसरे दिन इन मुद्दों पर कई प्रस्ताव पास भी होने वाले हैं। बैठक से बाहर आए साधु संतों ने देश में हो रहे धर्मांतरण को पूरी तरह से गलत बताया है। परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिंदानंद मुनि ने कहा है कि जुमे की नमाज के दिन समाज में पत्थरबाजी करना गलत है। उन्होंने धर्म विशेष के लोगों से संविधान का पालन करने की अपील भी की है और ये कहा है कि लोगों को शरीयत के साथ साथ शराफत का पालन भी करना चाहिए। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने कहा कि विहिप की बैठक में मठ मंदिर धर्मांतरण और कॉमन सिविल कोड पर एक अच्छा निर्णय आने वाला है और देश के मुसलमानों को ध्यान रखना होगा कि दुनिया में मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित में है और साथ ही वो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे देश के अन्य धर्म के जो लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हो जाए। धर्मरक्षक पर कुछ व्यवस्था लगाएगा। जो जातियां टारगेट के ऊपर है तो एक विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का ये वार्षिक अधिवेशन है,
और उसमें राष्ट्र जागरण के अनेक विषय, हिंदुत्व जागरण के अनेक विषय और व्यवहारिक धरातल के अनेक विषयों पर चर्चा। आज का मुख्य जो विषय है वो परिवार प्रबोधन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संस्कारों का जो अभाव दिखाई दे रहा है बच्चों में, युवा पीढ़ी में। और एक समय था जब छोटे मकान, बड़े परिवार होते थे, शांति और प्यार होता था, लेकिन आज एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। बड़े मकान हैं, छोटे परिवार हैं, लेकिन प्रेम सद्भाव लुप्त हो रहा है। बच्चों का कहीं ना कहीं विदेश की ओर जो पलायन हो रहा है, प्रतिभा विदेश की ओर जा रही है, वो भी एक विचारणीय समस्या जो सबके समक्ष है। तो उस पर चिंतन हुआ है कि संत अपने अपने प्रवचनों में परिवार प्रबोधन की बात करें, बच्चों को संस्कारित करने की बात करें, परिवार एकजुट हों। तो ऐसी मुख्य चर्चा आज रही है। यद्यपि बैठक के विषय नागरिक आचार संहिता, समान आचार संहिता भी एक विषय है, धर्मांतरण भी एक विषय है। उन सब विषयों को लेकर एक बड़ी, देखिए, ये तो काफ़ी दिनों से ये मुद्दे चल रहे हैं कि धर्मांतरण अपने आप में एक बड़ा विवाद का विषय है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण ऐसा है जैसे मेरी माँ है और मेरी माँ को छीन के कोई अब दूसरी माँ पकड़ा दे, तो कैसे हो सकता है। तो धर्मांतरण हिंसा है, धर्मांतरण मुझे लगता है कि ग्रीन क्राइम है एक किस्म से। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, सबको उसे पालन करना चाहिए। और लालच के बल पर तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। दूसरी बात, जो अभी घटनाएं घट रही हैं, मुझे पता लगा पत्थरबाजी हुई है, मुझे लगता है कि जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बने, जिम्मेदारी हो उसमें, जवाबदेही हो कि ऐसा नहीं कहीं भी कोई पत्थरबाजी करे। और पत्थरबाजी करना तो नमाज है ही नहीं बिल्कुल। समाज में हमें शांति बनाए रखना ये सबसे पहला इबादत है। अगर हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, कम से कम हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं अपने वतन की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपने पर्यावरण की, अपने समाज की। हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में, अगर धर्म पूजा करने के बाद हम प्रदूषण करने लगें, बंदगी करने के बाद गंदगी करने लगें, ये बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि जुम्मे की जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी देश के इमामों को लेनी चाहिए कि आज के बाद ऐसी घटना देश में नहीं होगी। ये अराजकता नहीं चलेगी और इस प्रकार से अराजकता नहीं होनी चाहिए। तो देश, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है, उनके भी नुकसान है। मैं तो बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को असुरक्षित न होने दें और वो खुद असुरक्षित न हो, जिसके कारण देश के जो लोग हैं, देश के जो सनातनी हैं या देश के और अन्य धर्म के जो लोग हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं। क्योंकि दुनिया से आकर के आपका यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, यहाँ तो आपका साथ भारत के लोग ही देंगे। इसीलिए भैया, आप भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त न रहो, उससे आपका नुकसान होगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का ये वार्षिक अधिवेशन है और उसमें राष्ट्र जागरण के अनेक विषय, हिंदुत्व जागरण के अनेक विषय और व्यवहारिक धरातल के अनेक विषयों पर चर्चा। आज का मुख्य जो विषय है वो परिवार प्रबोधन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संस्कारों का जो अभाव दिखाई दे रहा है बच्चों में, युवा पीढ़ी में। और एक समय था जब छोटे मकान, बड़े परिवार होते थे, शांति और प्यार होता था, लेकिन आज एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। बड़े मकान हैं, छोटे परिवार हैं, लेकिन प्रेम सद्भाव लुप्त हो रहा है। बच्चों का कहीं ना कहीं विदेश की ओर जो पलायन हो रहा है, प्रतिभा विदेश की ओर जा रही है, वो भी एक विचारणीय समस्या जो सबके समक्ष है। तो उस पर चिंतन हुआ है कि संत अपने अपने प्रवचनों में परिवार प्रबोधन की बात करें, बच्चों को संस्कारित करने की बात करें, परिवार एकजुट हों। तो ऐसी मुख्य चर्चा आज रही है। यद्यपि बैठक के विषय नागरिक आचार संहिता, समान आचार संहिता भी एक विषय है, धर्मांतरण भी एक विषय है। उन सब विषयों को लेकर एक बड़ी
तो वहीं उत्तराखंड में सेना अध्यक्ष मनोज पांडे पूरे परिवार के साथ रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने भगवान केदारनाथ के दर्शन भी किए और साथ ही भगवान केदारनाथ में जाकर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। उनके साथ ही सेना के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और इसी दौरान पुजारी टी गंगाधर लिंग ने सेना अध्यक्ष को भगवान केदारनाथ का प्रसाद भी भेंट किया है। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद सेना अध्यक्ष मनोज पांडे परिवार के साथ दोपहर में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने पहुंचे। उसके साथ ही भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनकी अगवानी भी की और मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी बी.डी. सिंह ने भगवान बद्री विशाल का प्रसाद उन्हें भेंट किया है। तो वहीं बीजेपी सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा ही चर्चाओं में रहती है। कभी स्कूल में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद जो है वो लगातार बना रहता है। फिलहाल सरकार राज्य के सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित कर हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। संस्कृत का नाम आते ही राज्य में फिर एक बार इस पर राजनीति होना तय है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा की सरकार में संस्कृत के लिए नित नए आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में संस्कृत भाषा को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश में संस्कृत ग्राम स्थापित कर सभी 13 जिलों में एक एक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसकी रूपरेखा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान ही तैयार कर ली गई थी। इस पूरे मामले पर सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से फैसले को अमली जामा पहनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 90 संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय हैं। इनमें 46 संस्कृत महाविद्यालय जबकि 43 उत्तर मध्यमा विद्यालयों की संख्या है। अलग से स्कूल बनाने की बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन कोशिश यह है कि शुरू से ही बच्चे संस्कृत माध्यम में शिक्षा लें। उनकी ज्ञान विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हों, ताकि आगे चल के कक्षा 6 से ऊपर जो हमारी जो मध्यमा स्तर के उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा स्तर के विद्यालय संचालित हैं राज्य में, वहाँ के लिए छात्र उपलब्ध हो सकें और वही छात्र आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में जाके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। राज्य में उर्दू, नेपाली, बंगाली और पंजाबी बोलने वाले लोग भी हैं। संस्कृत भाषा पर लिए गए निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करने जा रही है तो ये एक काबिले तारीफ है, लेकिन ये फैसला धरातल पर दिखाई देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की एंट्री होते ही बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा कि आज देश ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में संस्कृत भाषा को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि उससे जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता ने कहा कि सनातन धर्म में संस्कृत एक अहम हिस्सा है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है, लिहाजा भाजपा इसको लेकर बेहद गंभीर है। सनातन परंपराओं की आध्यात्मिक राजधानी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में मुझे लगता है कि जहां उनके कैबिनेट मंत्री तक संस्कृत में शपथ लेते हो, तो वहां की अगर दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत विद्यमान हो रही है तो ये इसके लिए तो सब लोगों को बधाई देनी चाहिए। और हम लगातार हर जिले के अंदर एक संस्कृत विद्यालय खुले, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और हम ये मानते हैं कि संस्कृत को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, जिसके अंदर से तमाम, हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत मातृभाषा है, सारी भाषाओं की मातृभाषा संस्कृत है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राज्य सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर महाविद्यालय और विद्यालयों में भी हालात सुधरने की स्थिति में नहीं है। इन्हीं हालातों को देखकर शायद कांग्रेस संस्कृति को लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर और साथ ही निर्णयों को राजनीतिक मानती है।
बढ़ावे के लिए अगर ये सब करने जा रहे हैं, वाकई धरातल पर उतार रहे हैं, या सिर्फ ये भी आपका एक नज़रिया है या जरिया है चुनाव जीतने का, अगर आप इसको मूर्त रूप दे रहे हैं तब तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है, पिछले 5 साल भी हमने देखा कि शिक्षा को लेकर अरविंद पांडे ने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और योजनाएं कहीं, उसका 1% भी नहीं उतार पाए। लंबा चौड़ा झंडा और ड्रेस कोड की बात करी, सिलेबस बदलने की बात करी, तमाम बातें करी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ, नतीजा सिफर रहा। ऐसे में संस्कृत विद्यालय की जो बात है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन केवल जुमला ना साबित हो। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति पर कितना ध्यान देती है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां अब सैलानियों के लिए प्रतिदिन 2 घंटे रानीखेत का गोल्फ मैदान खुलेगा। रानीखेत पर्यटन नगरी के आकर्षण का केंद्र गोल्फ मैदान अब प्रतिदिन 2 घंटे के लिए सैलानियों और साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए खोला जाएगा। तो वहीं मंगलवार को पूरे दिन सैलानी वहां प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी अब उठा सकते हैं। कैंट बोर्ड की हुई बैठक में यह निर्णय जो है वो लिया गया है और बोर्ड की बैठक में छावनी क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। निर्माण कार्यों को कराने पर सहमति भी बनी है। आपको बताएं कि 1.5 साल पहले रानीखेत का प्रसिद्ध गोल्फ मैदान सेना ने सैलानियों और साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए बंद करके रखा था, लेकिन इसके बाद तमाम आंदोलन हुए, लेकिन मैदान नहीं खोला गया था। छावनी बोर्ड के अध्यक्ष और KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर IS सामाल्य की अध्यक्षता में बैठक में इस समस्या पर प्रमुखता से चर्चा की गई और छावनी परिषद के एकल सभासद मोहन नेगी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अध्यक्ष ने गोल्फ मैदान के दक्षिणी हिस्से को प्रतिदिन 11 से 1 बजे तक और साथ ही मंगलवार को पूरा दिन पर्यटकों के लिए खोलने पर सहमति जताई है। गोल्फ मैदान में सफाई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मी और साथ ही पर्यावरण मित्रों की तैनाती जो है वो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया, जहां श्रीनगर विधानसभा के पौड़ी से देहरादून जा रही बोलेरो बुवाखाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गाड़ी में 7 लोग जो थे वो सवार थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घटनास्थल का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां अस्पताल में अब घायलों का इलाज जो भी जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं लंबे समय से बारिश न होने का असर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर भी अब नजर आने लगा है। सामान्य स्थिति में यहां जून के पहले सप्ताह में ही फूल खिल जाते थे, लेकिन इस साल अब तक उत्तराखंड के घाटी में बेहद कम फूल नजर आ रहे हैं। तो वहीं 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई। अब तक 700 पर्यटक घाटी भी पहुंच चुके हैं। हालांकि बारिश नहीं होने से घाटी में अभी करीब 1 दर्जन प्रजाति के फूल ही खिल पाए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन को बारिश होने और साथ ही फूलों के खिलने का इंतजार है और बारिश होते ही यहाँ कई तरह के जो फूल है वो भी खिलने शुरू हो जाते हैं। घाटी से लौटे लोगों का यह कहना है कि घाटी में कम प्रजाति के फूल खिले हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। दरअसल फूलों की घाटी में जुलाई और साथ ही अगस्त में सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह और साथ ही अगस्त के शुरू में यहाँ के 300 से अधिक प्रजातियों के फूल देखने को मिलते हैं। उस दौरान पूरी घाटी जो है रंग बिरंग से फूलों से महकने लगती है। फूलों की घाटी के वन क्षेत्राधिकारी ब्रिजमोहन भारती का यह कहना है कि बरसात नहीं होने से यहाँ कम फूल खिले हैं और बारिश होते ही घाटी फूलों से जो है सज जाएगी। तो वहीं जून की गर्मी लगातार रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। हल्द्वानी में 3 जून से अब तक चौथी बार अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री पहुंच चुका है। तो वहीं ऋषिकेश का अधिकतम तापमान जो है वो 42.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। हल्द्वानी में इससे पहले तापमान 40 डिग्री पर था, जबकि 6 जून को सर्वाधिक
40.2 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान रहा। तो वहीं मुक्तेश्वर का अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो था वो 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने की संभावना जताई है और हालांकि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। गर्मी के कारण लोग दोपहर को बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। गर्मी की मार के कारण दिन के समय वाहनों का जो आवागमन है वो भी काफी कम नजर आ रहा है और ऋषिकेश योग नगरी में पारा 40 डिग्री से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी से हाल बेहाल है। भीषण गर्मी के चलते लोग घर में कैद होने को मजबूर है। दोपहर 12 बजे तक हाल ये रहता है कि बाजारों और सड़कों पर गिने चुने लोग ही जो हैं वो नजर आते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर जहां रामनगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 से सभासद पद को लेकर रविवार को उपचुनाव के चलते मतदान यहां शुरू हुआ और भीषण गर्मी में भी मतदाता जो थे अपने वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हुए नजर आए। तो वहीं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर भी पुलिस बल भी जो है गुलर घाटी में स्थित मतदान स्थल पर तैनात रही। आपको बता दें कि इस वार्ड की सभासद करीब 1.5 साल पहले का देहांत हो गया था और तभी से ये जो सीट थी वो खाली पड़ी हुई थी। सभासद के देहांत के बाद इस क्षेत्र के जो विकास कार्य थे वो भी रुके हुए थे और उपचुनाव में चंद्रा देवी महजवी हीना परवीन इस चुनाव में सभासद प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल ने कहा है कि रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 14 जुलाई को मतगणना के बाद विजयी जो प्रत्याशी होगी उसकी घोषणा की जाएगी। आपको बताएं कि वार्ड में रहने वाले मतदाताओं का ये कहना है कि 1.5 साल से रुके हुए विकास कार्य अब तेजी के साथ होंगे और साथ ही जनता को होने वाली परेशानियों से अब वार्ड के लोगों को निजात जल्द मिल पाएगा। जो सभासद थी हमारी पूर्व नफीसा बेगम, उनके देहांत के बाद में ये 1.5-2 साल के बाद में चुनाव हो रहा है उनका। तो ये आज चुनाव तो खैर सही हो रहा है और जो काम हमारे रुके हुए थे वार्ड के, अब ये इसीलिए कहा है कि जो वार्ड के रुके हुए काम है वो काम होने चालू हो जाएंगे और शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। जो हमारे वार्ड में सबसे पहली समस्या पानी की और नाली की और जो हमारे वहाँ अवैध शराब, गांजा, इंजेक्शन वगैरह, मैं इनके लिए फुल विरोध आवाज़ उठाऊंगा और जनता के जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरूंगा और हो सके मैं जनता को साथ लेके जो ये काम हमारे मोहल्ले में गलत हो रहे हैं मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। और जैसे हमारे वहाँ 60 साल नहीं बनी हुई है लोगों की, मैं वो बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये परेशानियाँ हमारे वार्ड में बहुत हुई हैं, जिससे कि देखो जिसमें सबसे पहले मुख्य वह है नाली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। हमारे वहाँ पोलों की लाइटें 3-3, 4-4 दिन तक ख़राब रहती थी। इसके लिए कोई शिकायत करने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ उपचुनाव में पहले भी मैं लड़ा था, दूसरे नंबर पर आया था, तो मैं जाके कंप्लेंट करके उसे दुरुस्त करवाता था। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।